बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम शुरका, हमारी इस अहम वजाहती निशस्त में खुशामदीद। आज हम पाकिस्तान के हलाल फूड स्टैंडर्ड यानी PS 3733 के बाकायदा मुताले का आगाज़ कर रहे हैं। देखें, इंडस्ट्री के माहिरीन होने के नाते आप ये बात बखूबी जानते हैं कि किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए बराह रास्त उसकी शिक्कों यानी क्लॉजेस में उलझ जाना दुरुस्त तरीका नहीं है। सबसे पहले हमें इस पूरी इमारत का एक मुकम्मल नक्शा समझना होता है। ये स्टैंडर्ड किन बुनियादों पर खड़ा है, इसका इतलाक किन चीज़ों पर होता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मकामी और शरई तनाजुर में इसमें क्या इजाफी तकाज़े शामिल किए गए हैं। आज हम हर क्लॉज की गहराई में जाने के बजाय इस स्टैंडर्ड के मुकम्मल रोड मैप और इसकी फ़िलॉसफी को समझेंगे। इस पूरे स्टैंडर्ड को बासानी समझने के लिए हमने इसे 6 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया है। हम तारुफ और कौमी पास मंजर से आगाज करेंगे, फिर बुनियादी उसूल, उसके बाद असल ऑपरेशनल तकाजे, ट्रेसिबिलिटी और कानूनी मामलात, और आखिर में मुआविन ज़मीमों का जायजा लेंगे। नशिस्त के इख्तिताम पर हम इस मुकम्मल नक्शे का खुलासा और एक मुख्तसर क्विज भी पेश करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से बाकायदा आगाज करते हैं, जो कि स्टैंडर्ड के तारुफ और इसके कौमी पस मंजर के हवाले से है। अब ज़रा स्टैंडर्ड के सरवरक यानी कवर पेज पर गौर करें। ये सफ़ा हमें इस दस्तावेज़ की मुकम्मल शनाख्त फराहम करता है। यहाँ एक लफ्ज़ जो बहुत नुमाया है और जिस पर मैं आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा वो है मॉड। इसका मतलब है मॉडिफाइड अडॉप्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने OIC के इस स्टैंडर्ड को बिल्कुल जूं का तूं नहीं अपना लिया, बल्कि अपनी कौमी और शरई ज़रूरियात के ऐन मुताबिक इसमें कुछ तरामीम और वजाहतें शामिल की हैं। लिहाजा याद रखिए कि इस स्टैंडर्ड पर अमल दरामद के लिए सिर्फ असल OIC टेक्स्ट पढ़ना हरगिज़ काफ़ी नहीं, बल्कि पाकिस्तान का नेशनल एनेक्शर साथ पढ़ना कतई तौर पर लाजिम है। कौर पेज के बाद हमारे सामने नेशनल फॉरवर्ड आता है। ये कोई आम दिबाचा नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि यह स्टैंडर्ड कब और कैसे तैयार हुआ। 1996 में ये पहली बार बना और फिर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मराहिल में इसे अपडेट किया जाता रहा, यहाँ तक कि 2022 में इसे मौजूदा शक्ल में जारी किया गया। अब यहाँ एक इंतहाई अहम हिदायत दी गई है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि पाकिस्तान में अमली निफाज के लिए इस नेशनल एनेक्सचर को स्टैंडर्ड की दीगर शकों के साथ मिलाकर पढ़ना कानूनी तौर पर लाजिम है। और इसी नेशनल फॉर्ड के फौरन बाद हमारा नेशनल एनेक्शर यानी NA आता है, और इसके साथ वाज़े तौर पर एक लफ्ज़ लिखा है नॉर्मेटिव। इसका मतलब है कि ये महज मशवरे नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इन पर अमल करना कानूनी और शरई तौर पर लाजिम है। हमारी मकामी फ़िक़्ह और मुल्की कवानीन की वजह से इसमें 10 इंतहाई अहम मौज़ूआत शामिल किए गए हैं। इनमें आबी जानवरों के अहकामात, जानवरों की खुराक, स्टनिंग यानी जानवर को बेहोश करने की सख्त ममानत और मशरूबात में अल्कोहल के शरई फ़र्क जैसे हसास मौज़ूआत शामिल हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारे कौमी हलाल इकोसिस्टम की बुनियाद हैं। आगे बढ़ने से पहले एनेक्शर्स के हवाले से एक कानूनी फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाना चाहिए। नेशनल एनेक्शर, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मेटिव है, यानी इस पर अमल करना कानूनन लाजिम है। इसके बरक्स स्टैंडर्ड के आखिर में जो एनेक्शर A, B और C दिए गए हैं उन पर इन्फॉर्मेटिव लिखा है, यानी इनकी हैसियत महज मालूमाती और रहनुमाई की है, वो बाइंडिंग या लाजमी नहीं है। तो इस तारुफ के बाद अब हम चलते हैं अपने दूसरे और तीसरे हिस्से की जानिब, जहां से इस स्टैंडर्ड की बाकायदा और बुनियादी शिक्कों का आगाज होता है। क्लॉज नंबर 1 इस स्टैंडर्ड का दायराकार यानी स्कोप वाजे करता है और इसका सादा सा मफहूम है खाम माल से लेकर सारिफ के हाथ तक। और क्लॉज नंबर 2 हमें यह बताता है कि हलाल का तसव्वुर अकेले काम नहीं करता। अगर आपकी प्रोडक्ट में फूड सेफ्टी नहीं है, हाइजीन नहीं है या ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो वो हलाल के मेयार पर भी पूरी नहीं उतर सकती। इसीलिए हमारा बुनियादी फार्मूला ये है: हलाल प्लस फूड सेफ्टी प्लस हाइजीन प्लस ट्रेसेबिलिटी और प्लस लीगल कंप्लायंस। इन सब के मिलने से ही हलाल का हकीकी तसव्वुर मुकम्मल होता है। क्लॉज 3 निहायत अहमियत की हामिल है। इसमें 26 तकनीकी इस्तिलाहात की तारीफ़ें बयान की गई हैं। बतौर माहिरीन आपको ये इल्मी उसूल हमेशा याद रखना चाहिए कि जब आप स्टैंडर्ड पढ़ रहे हों तो किसी भी लफ्ज़ का मतलब आप आम डिक्शनरी से नहीं लेंगे, बल्कि वही माना मुराद लिया जाएगा जो इस स्टैंडर्ड ने खुद बयान कर दिया है। डिक्शनरी पर स्टैंडर्ड की तारीफ को हमेशा फौकियत हासिल होगी। आइए अब हम स्टैंडर्ड के चौथे और सबसे अहम हिस्से में दाखिल होते हैं, जो कि असल ऑपरेशनल तकाज़ों पर मबनी है। क्लॉज नंबर 5 इस पूरे स्टैंडर्ड की जान है। आप इसे एक चेकलिस्ट के तौर पर जहन में रखें। इसके 2 बड़े हिस्से हैं। पहला, आपकी प्रोडक्ट का जरिया यानी सोर्स क्या है, और अगर गोश्त है तो ज़िबिहा कैसे हुआ। और दूसरा हिस्सा मुख्तलिफ फूड कैटेगरीज को डील करता है, यानी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, क्या उसके तमाम अज्जा और उसकी प्रोसेसिंग हकीकतन हलाल शराइत पर पूरी उतरती है।
ये वो सवालात हैं जिनका जवाब क्लॉज 5 मांगती है। क्लॉज 6 से 9 तक का ताल्लुक प्रोसेसिंग और फैक्ट्री के माहौल से है। क्लॉज 6 का मरकजी ख्याल ये है कि सिर्फ अज्जा हलाल होना काफ़ी नहीं, प्रोसेस भी हलाल होना चाहिए और क्रॉस कंटेमिनेशन यानी किसी भी किस्म की नापाकी की मिलावट से हर सूरत बचाव होना चाहिए। क्लॉज 7 बताती है कि आपकी मशीनरी कैसी होनी चाहिए और क्लॉज 8 व 9 इस बात पर जोर देती हैं कि प्रोडक्शन के बाद, स्टोरेज के दौरान और यहाँ तक कि सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स तक का हलाल और महफूज होना शर्त है। अब जरा क्लॉज 10 पर गौर करें। यहाँ एक इंतहाई अहम इल्मी और साइंसी फ़र्क बयान किया गया है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन के दरमियान। वैलिडेशन का मतलब है कि क्या आपने जो तरीकाकार अपनाया है वो मतलूबा नतीजा देने की सलाहियत रखता भी है या नहीं, जबकि वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि जब आपने वो तरीका अपना लिया तो क्या हकीकतन वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और हलाल कंप्लायंस में इन दोनों का साबित होना ज़रूरी है। ऑपरेशनल मामलात के बाद अब हम मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, यानी ट्रेसेबिलिटी और कानूनी तकाज़े। क्लॉज 11 का ताल्लुक ट्रेसेबिलिटी से है, यानी पूरी सप्लाई चेन में आपकी प्रोडक्ट की पहचान गुम ना हो। इस क्लॉज का बुनियादी सवाल यह है कि यह प्रोडक्ट कहाँ से आई, किन मराहिल से गुजर कर कैसे बनी और फिर मार्केट में कहाँ गई। अगर आपके पास इस सवाल का दस्तावेजी सबूत नहीं तो हलाल का दावा कमज़ोर पड़ जाता है। क्लॉज 12 और 13 का ताल्लुक मार्केट फेसिंग मामलात से हैं। प्रोडक्ट की पैकेजिंग और इस पर मौजूद लेबल हरगिज़ इस्लामी अखलाकियात के मुनाफी नहीं होना चाहिए। और क्लॉज 13 ये वाज़े करती है कि इस हलाल स्टैंडर्ड पर अमल करने का मतलब ये नहीं कि आप मुल्क के दीगर कवानीन से आज़ाद हो गए। एक हलाल प्रोडक्ट को हलाल स्टैंडर्ड के साथ साथ दीगर मुल्की और कानूनी तकाज़ों की भी मुकम्मल पासदारी करनी होती है। अब एक ख़ास बात नोट करें, असल OIC स्टैंडर्ड में सिर्फ 13 क्लॉजेज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेशनल एनेक्चर में NA.10 के जरिए एक इजाफी क्लॉज 14 शामिल की गई है जो कि खाम माल की जांच पड़ताल के बारे में है। इसका तकाजा ये है कि इंडस्ट्री को अपने खाम माल की मुकम्मल और मुस्तनद दस्तावेजी मालूमात जाहिर करनी होंगी ताकि उनका हलाल स्टेटस जांचा जा सके। गोया पाकिस्तान में इस स्टैंडर्ड का दायरा कार क्लॉज 1 से क्लॉज 14 तक समझा जाएगा। अब हम अपने 5वें हिस्से की जानिब आते हैं जो कि स्टैंडर्ड के आखिर में मौजूद ज़मीमों यानी एनेक्स्चर्स और रेफरेंसेस पर मुश्तमिल है। यहाँ एक इंतहाई नाजुक शरई और कानूनी नुक्ता मौजूद है। देखें, स्टैंडर्ड के एनेक्स ए में इलेक्ट्रिकल स्टनिंग यानी जानवर को बेहोश करने की कुछ गाइडलाइंस मौजूद हैं, मगर याद रहे कि पाकिस्तान का अपना नेशनल एनेक्शर NA4 स्टनिंग की सख्ती से ममानत करता है। इसी तरह एनेक्स सी में मैकेनिकल स्लॉटर यानी मशीनी ज़बिया का जिक्र है, लेकिन हमारा नेशनल एनेक्शर NA5 उसे मुकम्मल ममनू करार देकर हाथ से ज़िबे करने को लाजिम करार देता है। तो उसूल क्या तय पाया? उसूल ये है कि पाकिस्तान में नेशनल एनेक्शर को हर सूरत में बालादस्ती हासिल होगी। मोहतरम शुरुका, इसके साथ ही हमने स्टैंडर्ड का मुकम्मल नक्शा समझ लिया है। अब हम छठे और आखिरी हिस्से में इस तमाम गुफ्तगू का एक निचोड़ निकालते हैं। अगर हम इस पूरे हलाल स्टैंडर्ड की वसी इमारत को सिर्फ 6 अल्फाज में समेटना चाहें तो ये 6 अल्फाज हैं: दायरा यानी स्कोप और कवर्ड प्रोडक्ट्स, जरिया यानी फूड सोर्स और खाम माल, अमल यानी ज़बीहा और प्रोसेसिंग, हिफाजत यानी सेग्रीगेशन और हाइजीन, सबूत यानी वैलिडेशन और ट्रेसेबिलिटी, और आखिर में मार्केट यानी पैकेजिंग, लेबलिंग और लीगल तकाजे। मुस्तकबिल में हम इसी रोड मैप को सामने रखते हुए क्लॉज बाय क्लॉज इसका तफसीली मुताला करेंगे। अब जबकि हमने ये नक्शा समझ लिया है तो आपकी तवज्जो और इल्म को जांचने के लिए सिर्फ 3 मुख्तसर सवालात। मेरा पहला सवाल ये है, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड के सरवरक पर एक लफ्ज़ मॉड लिखा है। इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर तहरीर करें। मेरा दूसरा सवाल ये है कि वो कौन से एनेक्चर है जिसे पाकिस्तान में कानूनी या नॉर्मेटिव हैसियत हासिल है और जिस पर अमल करना लाजिम है? क्या वो एनेक्स A, B, C हैं या कोई और? ज़रा याद करें और जवाब कमेंट्स में बताएं। और मेरा आखिरी सवाल, इस पूरे स्टैंडर्ड को याद रखने का वो 6 अल्फाज का आसान फार्मूला कौन सा है जो मैंने अभी आपको बताया? कमेंट्स में अपने जवाबात ज़रूर तहरीर करें। इस वजाहती निशिस्त के हवाले से आपकी आरा और फीडबैक का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगर ये मालूमात आपके लिए फ़ायदामंद साबित हुई हैं तो इसे अपने साथियों से ज़रूर शेयर करें। इख्तिताम पर ज़रा सोचिए, क्या महज एक कागज़ पर हलाल की मोहर लग जाना ही काफ़ी है, या असल कामयाबी ये है कि सप्लाई चेन का हर मरहला शरई और साइंसी तौर पर इस मोहर की सच्चाई की गवाही दे रहा हो? इसी फिक्र अंगेज सवाल के साथ आज की इस निशिस्त का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।